Good morning dear class, welcome back. So our today's topic is from lesson number 4. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 जो था वो सारा रीड कर लिया था, समझ लिया था। वर्ब्स के टाइप्स और उनकी जो फॉर्म्स होती है जो हम चेंज करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं उसमें, वो सब मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी वर्ब होती है वो 4 फॉर्म्स में चलती है। पर चैप्टर तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, बट हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस जो लेसन के बाद में जो एक्सरसाइजेस हैं। आई होप कि वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर फिर भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ ताकि उनकी एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, है ना, जैसे कल हमने पढ़े थे ना, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों सिमिलर नेम हैं। तो इन दोनों वर्ब्स, ये जो वर्ब्स के दी हुई है आपको, उनमें से हमको सेलेक्ट करके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हमको दिए हुए हैं वो हमको फिल करने, तो वो मैं आपको फिल करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। सो एक्सरसाइज ए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पर पेज नंबर लिख देती हूँ, पेज नंबर 25। एक्सरसाइज ए, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फार्मर ब्लैंक प्लफिंग द फील्ड। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी द फार्मर इज प्लफिंग द फील्ड, प्लफिंग द फील्ड। नेक्स्ट हमारा है, इनको जो हम फिलअप कर रहे हैं ना, भी इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसा कि कल हमने चैप्टर में रीड किया था। और टेंस वाले चैप्टर में हम इसको और क्लियरिफाई कर सकेंगे कि इनको किन टेंस के अकॉर्डिंग हम इन हेल्पिंग वर्ब का इज, एम, आर कहाँ यूज होता है, वॉज, वर कहाँ होता है, हैज कहाँ होता है, विल, शैल कहाँ पर होता है, किस टेंस के सेंटेंसेस में होता है। तो टेंस वाला चैप्टर हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। बॉयज, यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा आर। बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स। ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, आई। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैव। आई हैव बॉट अ मोटरसाइकिल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है ही ब्लैंक हैड मेड हीज। ये थर्ड फॉर्म है ना इसकी, इसीलिए हमने इसके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब यूज की है। हीज वे क्लियर फॉर सक्सेस। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है ही ब्लैंक नॉट आस्क हिम टू गो। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डिड। नेक्स्ट हम हमारा देखते हैं सेंटेंस, दे ब्लैंक नॉट टॉक विथ वन अदर, विथ वन अदर। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी
वो आएगी डू नॉट। 7 हमारा है द विलेजर्स, द विलेजर्स ब्लैंक ऑल द dacoits। यहाँ जो हमारा वर्ड आएगा वो आएगा विलेजर से, तो वर आएगा। सिंगुलर प्लूरल कल देखे थे ना हमने। 8 नंबर वाला है ही ब्लैंक, इसमें हम फिल करेंगे इज। ING के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर यूज होता है। ही इज गोइंग टू see the exhibition। going to exhibition at प्रगति मैदान। नेक्स्ट हम हमारे देख लेते हैं। एक बार आप देख लीजिए सारे, ताकि मैं इनको इरेज कर सकूं। नेक्स्ट हम हमारा देख लेते हैं 9 नंबर। यू ब्लैंक में हम लिखेंगे हैड नॉट at home when I reached there। reached there। लास्ट जो हमारा सेंटेंस है देख लेते हैं इसको भी। She was caught copying in the test। देखिए यहाँ पर हमने सारे 10 सेंटेंसेस सॉल्व कर लिए हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें आपको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव जो वर्ब्स हैं, कौन सी ट्रांसिटिव है, कौन सी इनट्रांसिटिव है, वो सब आपको इसमें बतानी है। तो ये जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक के अंदर करनी है, और जो सेकंड वाली बी वाली एक्सरसाइज है वो आप नोटबुक में वो भी कर लीजिए। देखो मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ आपको। वी शुड अवॉइड स्पीकिंग लाउडली। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम ब्लैक बोर्ड पर। फर्स्ट वाला जो है एक्सरसाइज बी देख लीजिए। इसका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो देखिए, वी शुड अवॉइड स्पीकिंग लाउडली। तो इसमें अवॉइड के साथ स्पीकिंग लाउडली, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा ट्रांजिटिव। और इसमें अंडरलाइन कीजिए स्पीकिंग लाउडली पर, क्योंकि वो इसके साथ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट लाउडली पर, और जो सेकंड वाला है हमारा उसमें ये भी ट्रांजिटिव है, और उसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा अस। थर्ड वाला हमारा वो भी ट्रांजिटिव है, और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा द वुड्स। फोर्थ भी हमारा
ट्रांजिटिव है और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा वॉइस ऑफ विजडम। फिफ्थ जो हमारा है वो भी ट्रांजिटिव है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। सिक्स जो हमारा है वो भी ट्रांजिटिव है और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा द कैब। 7 नंबर वाला हमारा है 7, वो भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा होम। 8 नंबर वाला जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है ट्रांजिटिव, वो भी ट्रांजिटिव है और उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डिसिप्लिन, लाइफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये 2 एक्सरसाइज जो मैंने आज आपको ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करवाई है उसको प्रॉपरली आप अपनी नोटबुक में लेसन डाल के अच्छे से करिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब इसमें लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था रेशनल नंबर कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते, नेगेटिव सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अब आपके नेक्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल मैं आपको हर एक टॉपिक आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके देखना इक्विवेलेंट, आई, ठीक है, इक्विवेलेंट, एक सेकेंड IVALENT इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यस, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर इक्विवेलेंट का मीन्स इक्वल, जैसे कोई भी रेशनल नंबर उनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। जैसे हम टेबल लेते हैं, टेबल में इक्वल गैप होता नहीं होता। जैसे 2 का टेबल लिया तो 2 के टेबल में 4, 6, 8, 10, तो इन सब के बीच में क्या होता है 2 का गैप होता है। 3 का टेबल है तो वैसे ही हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बनाने हैं। वैसे ही सेम, जैसे हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो इस टाइम से हमें एक ही रेशनल नंबर को लेकर हमें आगे के इक्विवेलेंट लिखने। किस टाइम से, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि 2/3, चलो ये माइनस का ले लेते हैं हम, ठीक है, -2/3 ले लेते हैं, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब मुझे इसके इक्विवेलेंट बनाने हैं, नेक्स्ट इक्विवेलेंट बनाना है। नेक्स्ट जैसे आपके क्वेश्चन में आएगा कि 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट बनाओ, 4 बनाओ, तो इस टाइप से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो इसमें क्या करोगे -2 का क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज। अब नेक्स्ट आपके जो नंबर होगा वो 2, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से, अब 2 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पर भी आपको 2 से ही करना है कि 2 का टेबल यहाँ हो रहा है और नीचे 3 का टेबल हो रहा है, दोनों को सेम नंबर से। फ्रैक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई सेम नंबर से ही होता है। यहाँ पर भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2 और न्यूमरेटर में भी 2, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर डिवाइड भी करते हो तो दोनों को सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। क्लियर। अब इसमें देखना, जैसे -2 का 2 से किए तो माइनस क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर 3 × 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब जैसे हमें नेक्स्ट और नंबर लेना है तो -2/3 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9। अब इसे हमें डायरेक्ट लिखना हो तो आप एक डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे देखो ये है, अब इसके मुझे डायरेक्ट बताने हो -2 तो क्या हो जाएगा -4, फिर नेक्स्ट यहाँ -4, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 6। क्लियर। अब यहाँ पर इसके इक्वल में 2 का ही टेबल बोलना है, 4 का नहीं बोलना है। 2 का फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। इस टाइप से आगे जितने भी आपको फाइंड करने हो तो उस टाइप से आपको कंटिन्यू करना है। क्लियर। जैसे 4 या 5th रेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए एक्सरसाइज में है आपके, तो उस टाइप से आपको इसको करना है। क्लियर। ये आपके हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। या तो आप इसको इस टाइप से करो, अलग अलग पर्टिकुलर, कि 2 से पहले किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, ये करो, ये भी बेटर है। अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और साइन मतलब ये इग्नोर नहीं करना है, साइन तो आपको लिखना है। जैसे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 आना चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 4 करो, ठीक है। अब इसमें आपके नेक्स्ट देखना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट। अब है आपके द एक्सेस
सॉल्व करेंगे हम। फिर आगे और कुछ भी होगा, जैसे कंपेयर करना हो कोई भी रेशनल नंबर में, अगर हमें कंपेयर करना हो तो वो चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज की ड्यूरी में बता दूंगी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना 3.1, स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। यस, उसमें आपके देखो ए वाला क्वेश्चन देखना, 3 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन देना कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देती हूँ कि रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके दे रखा है, सबसे पहले स्टार्टिंग देखना 17/6, यही दे रखा है ना, हाँ 17/6 दे रखा है, क्लियर। 17/6, इसमें आपको क्या करना है कि ये अब देखो ये डिनोमिनेटर लेस है तो इसका मीन्स ये इम्प्रॉपर हुआ, इम्प्रॉपर ही हुआ एक टाइप से, तो इम्प्रॉपर है तो इसको आप पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल में 17 तो नहीं आते हैं, 6, 12 और 18 3 टाइम आता है तो 2 टाइम, ठीक है, 12, 5 रिमेनिंग रह गया और 5 हमारे रिमाइंडर है और अपॉन 6, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया, ये अब हमारे मिक्स फ्रैक्शनल नंबर हो गया। मिक्स फ्रैक्शनल नंबर में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब इम्प्रॉपर हो तो उसको आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो गया, अब हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर, अब इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी किस में करेंगे, नंबर लाइन पर। सब मिडिल में क्या होगा, 0, ये प्लस का ही है, ऑलरेडी प्लस का ही पॉजिटिव ही दे रखा है, कोई आगे साइन नहीं दे रखे हैं इसके। अब इसमें ये देखना कि 2 with 5/6, इसका मीन्स मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि 2 with 5/6 का मीन्स क्या, 2 तो होल नंबर है, द कॉम्बिनेशन मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर एंड फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तब इसमें क्या है, ये 2 होल नंबर है, मतलब ये 2 तो पूरा पार्ट है, 2 तो पूरा हो गया नंबर है, और 5/6 आगे के नेक्स्ट, अगर इसमें हम आगे वो प्लस कर देंगे वो नया नंबर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 बनेगा ना आगे नंबर। तो इस टाइप से हमारे क्या हो गया यहाँ पर 2 तो अलग है नंबर और 5/6 नेक्स्ट पार्ट है। जैसे होता है ना, जैसे 1, अब 1 के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया 1.5 और यहाँ में ले लिया 2। अब यहाँ पर क्या होता है 1, अब 1 के नेक्स्ट में 1 के बाद क्या होता है 1.5, अब 1.5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 2, इस टाइप से। तो यहाँ पर 1 तो पूरा हो गया, ये हाफ हो गया, ये फिर पूरा हो गया कंप्लीट। तो इस टाइप से भी ये पूरा 2 नंबर है और ये 5/6 नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। और जैसे ये आगे 1 हो जाता है तो ये 3 में चेंज हो जाएगा, तो ये इसमें बताऊंगी मैं आपको। अब देखना है, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को, ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब इसको नहीं देखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये 2 होल नंबर है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पॉजिटिव ही है तो हमें नेगेटिव करना ही नहीं है, ठीक है, हमें डायरेक्ट पॉजिटिव पे करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इक्वल गैप लेना है। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ लिखूँगी मैं 2, क्लियर, यहाँ 1 और 2 कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है 5/6 पार्ट, इसका मीन्स 2 के बाद हमें रिप्रेजेंट करना है, इसका मीन 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। अब 3 कहाँ आएगा वो चीज़ हमें देखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस पार्ट को रिप्रेजेंट, क्योंकि इसका जो 1 होगा वही 3 आ जाएगा। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ 5/6, पहले यहाँ पर देखना कि डिनोमिनेटर में कितने दे रखे हैं 6, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल इक्वल पार्ट में आपको यहाँ पर 6 लाइन अब अपने अकॉर्डिंग इक्वल कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 पार्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखो जैसे 5/6 है और मुझे रिप्रेजेंट करना है 5/6, 5/6, और अब जैसे देखो यहाँ पर 2, ये तो 2 हो गया। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और लास्ट में आ जाएगा आपके 6/6। अब देखना आप कि 6/6 है, तो 6/6 को अगर आप कट कर दो तो कितना आता है, 6/6 को अगर आप 6/6 मतलब 6 के टेबल से कट कर दो, सिंपल में चेंज करो ना इसको, तो इसको अगर 6 के टेबल से कट दो तो 1 आता है, और 1 यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर 1 है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे 3 आ जाएगा, 3 नंबर। ऐसे आगे और भी कोई फ्रैक्शन होगी उसको अगर 1 करेंगे
तो फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब ये आपके सब इंटीजर ही रेशनल नंबर टाइप। ये हो गया। अब इसमें देखना है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैंने जैसे 1 है तो इसका मीन्स यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा 3। ये 6/6 मीन्स 1। 6/6 का मीन्स क्या होता है 1, और 1 मतलब नेक्स्ट नंबर 2 के बाद क्या आता है 3। तो यहाँ पर आप 3 रिप्रेजेंट कर दो, और हमें रिप्रेजेंट करना है 2 विथ 5/6 रिप्रेजेंट करना है। तो 2 विथ 5/6 का आ गया, ये रहा 5/6 आपके। 2 तो है ये। अब इसका जैसे हमें 2/6 करना होता तो हम क्या करते, इसको रिप्रेजेंट कर लेते। अगर ये करना होता तो ये कर लेते। तो इस टाइप से हमने एक बार नंबर लिख दिए, तो इसका मीन्स ये वाला रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ए रिप्रेजेंट करके यहाँ मैं लिखूँगी 2 विथ 5/6, पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऐसे आप सिंबल करके पूरा ऐसा लिखना कि 2 विथ 5/6, ये 2 तो लेना ही है, और उसके साथ में 5/6 पार्ट भी हमने यहाँ ले लिया। या तो ऊपर लिखो या फिर या तो यहाँ लिख दो, या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो आप 2 विथ 5/6। क्लियर। इस टाइप से आपको इसको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने। अगर सिंपल दे रखा हो, जैसे प्रॉपर में दे रखा हो तो डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंट कर देना उसको। प्रॉपर वाला भी देख लो एक बार, जैसे 1/5 है, जैसे नेक्स्ट है आपके 1/5। अब 1/5 इसको तो आपको मिक्स में चेंज करना ही नहीं, डायरेक्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉजिटिव ही है तो डायरेक्ट रेशनल नंबर पॉजिटिव वाले ही लिखने हैं आपको। अब इसमें डायरेक्ट 1/5 है तो कितने गैप करेंगे हम, 0 के बाद डाय लेना है, यहाँ पर 1 नहीं लेना है, 0 के बाद डाय हो जाएगी। 1/5 है, ये 1 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 इक्वल गैप लेने हैं। जो भी आपको डिनोमीटर में दे रखा है ना उसके इक्वल गैप लेना, 1 2 3 4 5 लेना। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/5, तो इसका मीन्स ये कितना हो गया 1/5, ये कितना हो गया 2/5, ये कितना हो गया 3/5, ये 4/5, और ये हो गया 5/5, और 5/5 कितना हो गया 1। तो यहाँ मैं 1 रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यहाँ 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा, और हमें चाहिए 1/5, ये चाहिए ना, तो इसका मीन्स ये वाला, तो ये बी वाला पॉइंट आपके हो गया। क्लियर। इस टाइप से आप इसको ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना। अगर इम्प्रॉपर में दे रखा हो तो उसको आप मिक्स में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना है, और अगर डाय दे रखा है तो डाय आपको पॉजिटिव, या अगर नेगेटिव दे रखा हो तो हम नेगेटिव यहाँ कर लेते हैं, और पॉजिटिव तो हमें वही लाइन शो करनी है। क्लियर। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। आगे के जो भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 7th। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 9 पढ़ेंगे। पार्ट 8 में मैंने अच्छे से आपको नोट्स बनाना सिखा दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विली जो चीज़ है वो फूड का एब्जॉर्प्शन करके हमको एनर्जी कैसे देती है। तो मैंने उसका एब्जॉर्प्शन का डायग्राम भी बता दिया था शॉर्ट में कि विली जो है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे उसका प्रोसेस चलता है, उसके बाद कैसे ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्स होता है और देन हमको एनर्जी मिलती है। तो उस चीज़ को मैंने रिएक्शन में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है हिकअप्स, इसको ये क्या होती है इसको देख लेते हैं, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। ये पैराग्राफ रीड कर लिया था हमने कि सेल्स ऑफ विली सीक्रेट एंजाइम, विली की सेल्स जो होती है वो एक एंजाइम को सीक्रेट करती है। देन हमारे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, विली से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है, और ब्लड स्ट्रीम से फिर क्या होता है मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हिकअप्स। यहाँ पे कुछ दे रखा है, समटाइम व्हेन वी ईट फास्ट और टॉक व्हाइल ईटिंग द फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू विंड पाइप इंस्टेड ऑफ फूड पाइप इसोफेगस। मतलब ये कि हमारा, आपको पता है हम लोग हमेशा, बड़े लोग सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप खाना खाते हो आपको टॉक नहीं करना चाहिए, आपको जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि जब भी आपने कभी कभी ऐसा हुआ ही होगा आपके साथ कि जब भी आप कभी बात करते हुए या जल्दबाजी में खाना खाने जाते हो तो वो खाना जो होता है वो फूड पाइप की जगह पे वो विंड पाइप में चला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल ईटिंग द फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू विंड पाइप, हमारी सांस की नली में खाना एंटर कर जाता है फूड पाइप को छोड़ के। दिस पुल्स डाउन द डायफ्राम विद फोर्स, जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम एकदम से पुल्स डाउन हो जाता है फोर्स के साथ। डायफ्राम का होता है लंग्स के नीचे, जो लंग्स का फ्लोर बनाता है, ठीक है। डॉम शेप मसल्स प्रेजेंट बीनीथ द लंग्स, ये डायफ्राम की डेफिनेशन हो जाती है। डायफ्राम जो होता है वो 2 लंग्स के नीचे होता है, डॉम शेप का होता है, जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है।
तो डायफ्राम के ऊपर बहुत जोर से फोर्स आता है, प्रेशर आता है, जिसकी वजह से द एयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सर्क पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड एंड प्रोड्यूसेस हिकअप साउंड। हिकअप, हिचकी जो आती है ना, हमको एकदम से हिचकी शुरू हो जाती है, ऐसा कब होता है? जब डायफ्राम पर फोर्स आता है और उस फोर्स की वजह से द एयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सर्क पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड। तो झटके से हवा जो होती है, एयर जो होती है अंदर विंड पाइप में, वो झटके से वोकल कॉर्ड से बाहर निकलने जाती है, तो हमें हिचकियाँ शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हिकअप्स, हिचकी, हिकअप साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया था कि जब आपके फूड में से ग्लूकोज मॉलिक्यूल या जो भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, एनर्जी आपको मिल जाती है, देन जो सॉलिड पार्टिकल बचा वो तो लिक्विड एब्जॉर्प्शन ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड स्ट्रीम में क्या जाएगा? सिर्फ लिक्विड एब्जॉर्प्शन। अब जो बचा वो क्या होगा? द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द एलआई। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस कहाँ आ रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब अपन पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इट हैज 3 पार्ट्स। वापस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स बना दिए उसको समझने के लिए, बाकी होती पूरी एक ही है। ऐसा नहीं कि पार्ट बनाए मतलब उसके बीच में कुछ पार्टीशन है, होती पूरी इंटेस्टाइन एक जैसी है, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाते हैं, हमने उसको नाम दे दिया क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग की, क्योंकि कैकम अलग काम कर रहा है, कॉलन अलग काम कर रहा है और रेक्टम का अलग काम है। तो एक ही लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट हो जाते हैं, कैकम, colon and rectum. The caecum is a small pouch situated at the junction of the small intestine and large intestine. caecum जो कि शुरू हो रहा है large intestine का पार्ट, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? जंक्शन पॉइंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाले पॉइंट को जंक्शन बोल सकते हैं। तो वो जो होता है वो पाउच लाइक होता है, सिचुएटेड नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन, पाउच सिचुएटेड। द कॉलन इज द मेजर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब बीच वाला जो बड़ा मेजर पार्ट होता है वो होता है कॉलन, विच स्टार्ट फ्रॉम द कैकम एंड एंड्स इन रेक्टम। वही कैकम से जो शुरू हो रहा है और रेक्टम पे जो खत्म हो रहा है वो पूरा क्या है? कॉलन। बीच वाला सेंटर पार्ट कॉलन हो गया। द रेक्टम इज अ शॉर्ट ट्यूब। अब रेक्टम क्या चीज है? तो वो एक शॉर्ट ट्यूब होती है, स्लाइटली वाइडर एज कंपेयर टू कॉलन, विच ओपन एट एनस। जो ओपनिंग पॉइंट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको बोलते हैं। इन द लार्ज इंटेस्टाइन लिक्विड एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड अंटिल ओनली सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज लेफ्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लिक्विड और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में कल बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ किसका होगा? लिक्विड का और सॉल्ट का। इन 2 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होके वो जो चीज़ बचेगी वो फुल्ली क्या होगा? सॉलिड वेस्ट मटेरियल। Solid waste material is left. The final waste product is passed out of the body through the anus as a feces. यानी ये फुल्ली एक्सक्रीट मटेरियल होगा ह्यूमन बॉडी का, जिसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी चीज़ नेसेसरी या डिजायरेबल नहीं होगी। अब जो है ये पैराग्राफ आ गया एनर्जी फ्रॉम फूड। यू हैव स्टडीड दैट फूड गिव्स अस एनर्जी। आपने पढ़ रखा होगा, मैंने कल इस पैराग्राफ में आपको बता दिया था कि कैसे फूड से हमको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है यू हैव स्टडीड दैट फूड गिव्स अस एनर्जी दैट वी नीड टू वर्क एंड प्ले। इन सब काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। डू यू नो हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड? द ऑक्सीजन वी ब्रीथ हेल्प इन दिस वे, इट ब्रेक डाउन द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। वो ही लाइन है जो मैंने उस दिन बताई थी आपको, ब्रेक डाउन द फूड। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में होता है। अब जो ग्लूकोज हमने खाई वो ब्लड में आ गई, कैसे आई वो कल बताया था। अब वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बाइंड हो रही है? ग्लूकोज के साथ, जो ग्लूकोज हमने फूड के जरिए खाई। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, तो ऑक्सीजन का काम है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करो, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए कौन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मतलब ये कि आप सिर्फ खाना खाओगे उससे आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन लोगे तभी आपने जो ग्लूकोज खाई है उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। तो दोनों जरूरी है। खाली ऑक्सीजन भी लोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन किसका ब्रेक डाउन करेगी? ग्लूकोज का, तब जाके आपकी बॉडी में एनर्जी होगी। तो आप ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दोनों में से एक भी अगर डिस्टर्ब रहता है
तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आप लाइफ की हमारी जो लिविंग प्रोसेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, प्रोसेस है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन O2 लोगे तब जाके आपको वापस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके आपको एनर्जी मिलेगी। दिस प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन आप यहाँ से नोट्स में नोट करोगे। प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय ऑक्सीजन, जो फूड आपने खाया वो एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करके क्या बना रही है, एनर्जी, इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब आपको रिएक्शन ये नोट्स में लिखनी है, इसके साथ ही पीछे मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे C6H12O6 ये चीज़ आपने फूड के जरिए खाई, प्लस आपने इनहेल क्या किया, इनहेल यानी अंदर लिया O2, तो आपको ये रिएक्शन उस लाइन के नीचे लिखनी है जो लाइन मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवाई थी। ये ग्लूकोज आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया। अब इससे हमको क्या मिल जाएगी, तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये हो गया एनर्जी, यहाँ लिखा है मैंने एनर्जी, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ये तीन चीज़ें बनाएगा। ये कल भी मैंने शॉर्ट में बता दिया था, बट आपको आज फिर से बता रही हूँ क्योंकि वो जहाँ पे डेफिनेशन आएगी वहाँ पर ये रिएक्शन आनी ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट ले लेते हैं, दिस प्रोसेस, ये हो गया। इसके बाद वो रिएक्शन लिख दीजिएगा। यू नो दैट द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। आपको पता है कि जो फूड आपने डाइजेस्ट किया वो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड के जरिए, एंड द ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। एक बार ब्लड में अगर ग्लूकोज आ गई है तो वो ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी पार्ट में घूमेगी, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो या फुट हो, सारे पार्ट में वो उसको कौन घुमाएगा, ब्लड उस ग्लूकोज को घुमा देगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। क्यों, क्योंकि हर बॉडी का पार्ट वर्क कर रहा है और हर बॉडी के पार्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड। बॉडी टू अनदर वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ उसकी जरूरत होती है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स थ्रू विच ब्लड पासेस थ्रू आउट द बॉडी फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह से वही ब्लड जहाँ जहाँ पास होगा वो पूरा हमारा क्या बन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया रूमिनेंट्स वाला, उसके बाद ये लेसन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी, आप इसके नोट्स बना दीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 3 पढ़ रहे थे द दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर हमने लास्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, खिलजी डायनेस्टी के अंदर, कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनको अपने अंडर में ले लिया था और अपना जो शासन का क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया था। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये सारे क्षेत्र अपने अंडर में ले लिए थे। उसके अलावा रणथंबोर, चित्तौड़, गुजरात, ये सारे भी उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। खाली एक कौन सा पार्ट बच गया था, बंगाल, वो उसको ही अपने अंडर में नहीं ले पाए थे। इस लेसन के अंदर हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ ली, खिलजी डायनेस्टी पढ़ रहे अपन। खिलजी डायनेस्टी में भी 2 ही राजा महाराजा थे, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जलाउद्दीन खिलजी का शासन तो ज़्यादा समय का नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया इतना हमने उसको पढ़ लिया था, सारी चीज़ें हो गई थी। अब लास्ट जो बचता है उसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो लोगों के लिए किस प्रकार से काम करते थे, कैसा वो अपना शासन चलाते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या दे रखा है, अलाउद्दीन जो थे वो एक योग्य प्रशासक थे, बहुत अच्छे थे, योग्य प्रशासक थे। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशंस, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, एक्सपांशन, विस्तार करने की और उसको संगठित रखने की पॉलिसी अपनाई थी। ही मेड सम स्वीपिंग रिफॉर्म्स फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर द नोबल्स, उन्होंने क्या किया था, नोबल्स का मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग, रईस जो होते हैं, उन लोगों को कंट्रोल में करने के लिए उनको क्या किया था, कुछ ऐसे सुधार किए थे, रिफॉर्म्स का मतलब सुधार, ऐसे सुधार किए थे ताकि वो लोग क्या रहे, नियंत्रित में रहे। दिस मेजर्स इंक्लूड, अब उन्होंने क्या क्या किया था, फर्स्ट दे रखा है द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच वॉज गिवन टू द नोबल्स एज इक्ताज, गिफ्ट टू रिलीजियस एंडोमेंट्स वॉज टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट। देखो क्या दे रखा है, द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच वॉज गिवन टू द नोबल्स एज इक्ताज, लैंड और प्रॉपर्टी जो उनकी संपत्ति और ये होती थी, विच वॉज गिवन टू द नोबल्स एज इक्ताज। इक्ता क्या होती है, एक टैक्स लेने की प्रोसेसिंग होती है, उसको कहा जाता है इक्ताज। गिफ्ट और रिलीजियस एंडोमेंट्स,
उसके अलावा गिफ्ट लेना और धार्मिक जो काम होते हैं उसको क्या कर दिया था उन्होंने उस समय कंट्रोल कर दिया था। वॉज टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन वो किससे लेते थे, जो नॉबल्स जो पूंजीपति लोग होते थे उनसे वो इक्ता क्या होता है, टैक्स लेने की एक पॉलिसी होती है, उसको क्या कहा जाता है, इक्ता कहा जाता है। कर लेने की जो प्रणाली होती है उसको कहा जाता है। मैरिज पार्टी एंड सोशल गैदरिंग ऑफ द नॉबल्स वर रेस्ट्रिक्टेड, क्या दे रखा है, मैरिज पार्टी, बड़ी बड़ी जो शादी की पार्टियाँ होती थी, और सोशल गैदरिंग जिसको अभी मतलब कहते हैं सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा लोग जो इकट्ठे होते थे, नॉबल्स वर पूंजीपतियों के लिए उसको क्या कर रखा था, प्रतिबंधित कर रखा था उन्होंने। अभी हम जो पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कह सकते हैं कि उन्होंने भी उस समय ऐसी पॉलिसी अपनाई हो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाइन इन पब्लिक वॉज प्रोहिबिटेड, क्या दे रखा है, शराब पीना पब्लिक यानी कि ऐसी किसी जगह पर पब्लिकली कोई प्लेस हो या लोगों के बीच में वाइन पीना या कह सकते हैं शराब पीना को उन्होंने क्या कर रखा था, निषेध कर रखा था, बंद कर रखा था। इन इफिशिएंट स्पाई सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड, स्पाई का मीन्स होता है जासूस, क्या होता है, जासूस। आप यहाँ पर हिंदी में लिख देना, जासूसी की जो प्रोसेसिंग थी, क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी राजा महाराजा होते थे वो एक दूसरे देश की कैसी प्रशासन व्यवस्था चल रही है उसको जानने के लिए जगह जगह पर वो जासूस भेजते थे। तो जो स्पाई सिस्टम था वो उनका बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ मनी फ्रॉम द नॉबल्स वॉज एक्सट्रैक्टेड हेवी टैक्सेस। अब जो नॉबल्स होते थे, जो पूंजीपति लोग होते थे, जो रईस लोग होते थे, उनसे ज़्यादा पैसे कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, तो वो क्या करते थे, उनके ऊपर हैवी टैक्स, ज़्यादा टैक्स उनसे लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है द प्राइजेस ऑफ और आर्टिकल्स, क्या दे रखा है, जितने भी आर्टिकल्स होते थे वर फिक्स्ड, यानी कि जो भी सामान मार्केट में बिक रहा होता था उनकी जो रेट होती थी वो क्या करते थे, एकदम फिक्स करके रखते थे। ही केप्ट द प्राइजेस ऑफ इसेंशियल गुड्स वेरी लो। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो आवश्यक सामान होता था, जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती थी उसकी रेट वो क्या करते थे, कम रखते थे, जिससे कि आसानी से सारे लोग उनको परचेस कर सकें। नेक्स्ट, मार्केट ऑफिसर वर अपॉइंटेड टू कीप चेक ऑन द प्राइसेस, और वो क्या करते थे, देखो एक बहुत अच्छी पॉलिसी उन्होंने बनाई थी उस समय कि उन्होंने ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे जो क्या करते थे, मार्केट में जाकर उन चीज़ों की प्राइसेस जो उन्होंने फिक्स की थी, कितनी किसकी प्राइस होगी, उसको भी वो जाकर समय समय पर चेक करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शॉपकीपर किसी भी ब्रांड का या किसी भी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा करके ले रहा हो, ज़्यादा प्राइस ले रहा हो, तो वो क्या करते थे। और ऐसा भी मतलब पहले ऐसा होता था कि जैसे कि उन्होंने क्या जासूसी का जो सिस्टम छोड़ रखा था, तो वो लोग वहाँ पर अगर किसी दुकान पे जा रहे थे ऐसे बन के नहीं जाते थे कि वो राजा के कोई ऑफिसर्स है या उनके अंडर में काम करने वाले, वो एज ए नॉर्मल पर्सन बनकर जाते थे और वहाँ पर जाकर वो चेक करते थे कि यहाँ पर क्या प्रोसेसिंग चल रही है, और फिर उनको उचित दंड भी दिया जाता था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स फॉर रिफिक्स्ड। जितना भी लैंड रेवेन्यू यानी कि जो भी लैंड के ऊपर टैक्स किया जाता था उसको फिर से उन्होंने फिक्स्ड किया था। इन द दोआब द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर्स। दोआब एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है, गंगा और यमुना रिवर्स के बीच में है। द टैक्स वॉज रेज टू 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अब वो टैक्स कितना लेते थे, जिसका जितना उत्पादन हुआ है, यानी कि कह सकते हैं 1% किसी का उत्पादन हुआ है तो उसका 1/2 यानी कि आधा, जितना भी 1% उत्पादन हुआ है तो आधा % जो होता था वो उसको किस में लेते थे, टैक्स के रूप में ले लेते थे, और ये क्या था, उनका फिक्स्ड था। द रेवेन्यू रिकॉर्ड वर केप्ट अप टू डेट। और जितना भी टैक्स वो लेते थे, जितना भी राजस्व इकट्ठा करते थे, उसको डेट टू डेट वो अपडेट करते थे कि कब कितना लिया गया है, यानी कि मेंशन रिकॉर्ड्स रखते थे वो, और रिकॉर्ड्स में वो मेंशन करके रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी डेड इन 1316 CE। अब इनकी डेथ कब हुई थी, 1316। Soon thereafter the Khilji dynasty fell and was supplanted by a new dynasty, that of the Tughlaq। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, खिलजी डायनेस्टी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, एंड सप्लीमेंटेड अ न्यू डायनेस्टी, और नई डायनेस्टी आ जाती है जो आती है तुगलक डायनेस्टी। तो अभी इस लेसन के अंदर हमने दो डायनेस्टी पढ़ ली, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर अपन ने बहुत सारे के बारे में पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इन सभी के बारे में अपने खिलजी स्लेव डायनेस्टी के अंदर पढ़ा था। खिलजी डायनेस्टी के अंदर दो ही आते हैं,
जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अब जो नेक्स्ट अपन डायनेस्टी पढ़ेंगे वो तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे, और तुगलक डायनेस्टी को फाउंड करने वाले थे गियासुद्दीन तुगलक। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में पढ़ा था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भेड़ों को पाला जाता है। उन क्षेत्रों के नाम भी आपके सामने दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है ना, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि क्षेत्रों में भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना, उन्हें घास और पत्तियां बहुत ही पसंद होती है। जो भेड़ पालक पालने वाले जो होते हैं इनको इनके अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली, खनिज लवण आदि भी खिलाते हैं, ठीक है ना। और भेड़ को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा पैदा किया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन का मतलब होता है कि एक अच्छी नस्ल के भेड़ के साथ में उसका प्रजनन किया जाता है ताकि एक अच्छे किस्म की भेड़ हमें प्राप्त हो। और उस भेड़ को हम इसलिए पालते हैं ताकि हम उनसे हमें ऊन प्राप्त हो। अब देखिए, जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे बाल अगर उग जाते हैं पाली गई भेड़ पर, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। भेड़ों पर बहुत सारे बाल हो जाते हैं, तब क्या करेंगे, उसको कटाई। अब देखो, रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब रेशों को ऊन में कैसे संसाधित किया जाता है ये देखेंगे हम। जिससे आप स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन, जो ऊन होता है हम स्वेटर या आदि अन्य कार्य में लेते हैं उनको, ऊन का उपयोग। तो जब ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पादित होता है जिसमें निम्न चरण है। जो ऊन जो होता है एक लंबी, यानी कि एक प्रक्रिया है, एक काम है, एक कार्य है, उसको अलग अलग चरणों से हमें प्राप्त होता है। अब उन चरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण है कटाई। सबसे पहला चरण कटाई। ऊन हमें कैसे प्राप्त होता है देखिए, चरण नंबर 1, नंबर 1 देखिए चरण। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, ठीक है। भेड़ के जो बाल है एक पतली परत के साथ में शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाता है। ऊन की कटाई एक परत के साथ में, यानी कि जिस प्रकार हम अपने बाल कटवाते नाई से, उस मशीन से, उसी मशीन से ही भेड़ों के बालों को भी काटा जाता है। तो हमारा पहला चरण भेड़ की बालों की कटाई, ठीक है, यानी कि ऊन की कटाई। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, यह देखिए भेड़ों की ऊन उतारना। यह व्यक्ति इस भेड़ के मशीन के द्वारा बालों को उतारा जा रहा है। यानी कि सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ठीक है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। किनसे बनाया जाता है धागा? ये जो ऊनी रेशे होते हैं उनको संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जब ऊन को काटा जाता है मशीन के द्वारा तो उनको कोई दर्द नहीं होता है। हम भी अगर अब नाई के वहाँ जाते हैं, बोलते हैं बाल काट दो, तो क्या आपको दर्द होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार उनको भी कोई दर्द नहीं होता है। जैसा कि आप बाल कटाने अथवा आपके पिताजी दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है, उसी प्रकार उसको भी नहीं होता है। त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उग जाते हैं। वही क्रियाएं भेड़ों को भी बाल कटाई के दौरान कष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो ऊपरी जो परत होती है वह मृत कोशिका से बनी होती है। अगला सेकंड चरण देखिए आप। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। सबसे पहला चरण ऊन की कटाई।
सेकंड चरण उसको अच्छी तरीके से धोना, जो बाल है उनको एक बड़ी टंकियों में डाल दिया जाता है और उस टंकियों में उसको क्या किया जाता है, धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, यानी कि उसके अंदर से गंदगी बाहर निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाता है। जैसा कि आप चित्र भी देख सकते हैं, देखिए टंकियों में अभिमार्जन, दो व्यक्ति हैं, दोनों टंकी के अंदर बालों को डालकर धो रहे हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। अब नई नई चीज़ें को आविष्कार हो गया, तब मशीनों में भी इनको धोया जाता है। थर्ड चरण देखिए, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अभिमार्जन के बाद में छटाई, छोटे छोटे ऊन के बाल अलग कर दिया जाते हैं, बड़े बड़े बालों के ऊन के बालों को अलग अलग कर दिया जाता है। पहला चरण वापस देखिए, ऊन की कटाई। दूसरा अभिमार्जन, अभिमार्जन का मतलब होता है धुलाई करना, जिससे चिकनाई, धूल और गंदगी उनसे बाहर निकल जाए। थर्ड चरण अपना था छटाई करना। फोर्थ चरण देखिए, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। बर मैं आपको बताता हूँ, आप सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो आपने देखे होंगे कि ऊनी वस्त्र के ऊपर छोटे छोटे बर आ जाते हैं, है ना, वही बर है। यानी कि इस चरण में, चौथे चरण में आपके चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जक करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। फिफ्थ चरण देखिए आप, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ तथा बकरी के सामान्यतः ऊन काली, भूरी और सफेद होती है। अगला चरण, फिफ्थ चरण है रंगाई, रंगा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि भेड़ के जो ऊन होते हैं वह या तो सफ़ेद होंगे या काले होंगे या भूरे कलर के होंगे, तो ऊन को अलग अलग रंगों में भी रंगा जा सकता है। अगला अंतिम चरण देखिए आप, सिक्स चरण है, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, रीलिंग। इसके अंदर रेशों को सीधा करके क्या करेंगे, सुलझाएंगे, फिर उसे लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। रेशों को सीधा करके, यानी कि कहने का मतलब इसमें ऊन का धागा बना लिया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों के ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भेड़ों से ऊन कैसे प्राप्त हुआ, उनको किन किन चरणों के द्वारा ऊन से रेशा बनाया गया। तो आप आज लोग घर पर इसी प्रक्रम को याद करेंगे और निम्न चरणों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर तीसरा देखा था। अब सवाल नंबर चौथे की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कथन दे देंगे, इसको सत्य बनाना है, और सत्य बनाने के लिए क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सवाल नंबर पहला देखिए, इसका चौथे का पहला, ठीक है, -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस। अब आपको पता होना चाहिए इसको हल करने की क्या बात है, इसको मैं हल करता हूँ। -5 प्लस का -8, इधर क्या आएगा -8 और इधर प्लस। इसके अंदर मैं क्या जोड़ूँ, -8 और -5 कितना -13। तो इधर मैं क्या जोड़ूंगा, कि -8 लेने में क्या जोड़ूँ, माइनस के 13 आ जाए। देखो -5 का -5 प्लस का गुना माइनस से क्या आएगा, माइनस, और 8 माइनस 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 का ऐसा
8 माइनस के मिला। दूसरे प्रकार माइनस का 8 ये प्लस, इसके अंदर क्या होगा प्लस का गुना माइनस का माइनस आ जाएंगे, ये भी माइनस की संख्या और ये भी माइनस की संख्या, माइनस माइनस से माइनस का निशान लगेगा। तो यहाँ में क्या दूंगा माइनस के 5, देखो इधर माइनस 5 और माइनस का माइनस 8 प्लस का गुना माइनस के माइनस 5 क्या करेंगे 13 आएंगे, इधर माइनस क्या करेंगे मैंने क्या जोड़ा ये जोड़ा, ये जानना आपको अंदर ये जानना है आपको सवाल को हल करना है, तो आपको कैसे हल किया वो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया सवाल नंबर 13, ठीक है। इसका इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। सवाल दूसरा आप करोगे, सवाल का तीसरा देखो, इसी का तीसरा 17 प्लस 0 यानी यहाँ में क्या है बिल्कुल 0 मिल जाए। अब 0 प्राप्त करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था एक संख्या प्लस क्यों एक माइनस क्यों, तो दोनों को जोड़ते तब जाके 0 होता है और दोनों सेम होने चाहिए। अब आपको पता है 17 प्लस क्या है और यहाँ प्लस की कोई इस संख्या कौन सी दूंगा 17 माइनस के 17 दूंगा, तो क्या आएंगे 0 कैसे 17 का 17 प्लस करना माइनस के माइनस 17 में से 17 क्या तो 0, यानी एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तब आपका आंसर क्या आता है 0, ठीक है। उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा पांचवा देखो, चौथा आपको करना है। सवाल नंबर पांचवा देखना इसी का पांचवा देखना। पांचवा सवाल क्या कहता है -4 प्लस ब्रैकेट में -4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 15 प्लस छोटा ब्रैकेट -3 बड़ा ब्रैकेट 1 बराबर -4 प्लस 15 प्लस डेश। जब ऐसा सवाल आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक आप कुछ सवाल का हल नहीं करोगे तो इसका आंसर मिलेगा कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको देख डायरेक्ट इसको देख तो क्या आपको नहीं पता लगे यहाँ क्या पढ़ना है, इसको पहले हल करो, इसको हल करते क्या करेंगे -4, ठीक है। बोलते हैं प्लस का प्लस इसको अंदर प्लस 15 का प्लस करूँगा माइनस से क्या आएगा माइनस के 3 चलने तो आगे -4 प्लस का प्लस इसको अंदर 15 में से माइनस 3 क्या है प्लस के 12 प्लस के 12 खोलो दोस्तों को निकाल करते बाहर प्लस है और अंदर भी प्लस का गुना प्लस करेंगे प्लस के 12। अब हल करो, जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो बड़ी संख्या पकड़ोगे, बड़ी संख्या का निशान लगाओ, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो, 12 से माइनस के 4 के तो 8 प्लस ये हो गया। बात समझ में आ गई। अब इधर देखो -4 प्लस 15 क्लियर, -4 प्लस 15 प्लस 15 बढ़े तो प्लस का निशान प्लस 15 में से 4 गए तो माइनस के तो प्लस के 11 यहाँ पे प्लस। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ प्लस के 11 है यहाँ प्लस, तो यहाँ मैं क्या रखूँ कि मेरा यहाँ प्लस का आंसर है 8, तो यहाँ मेरा आंसर प्लस का 8 आना चाहिए, यानी मैं 11 में क्या रखूँ यहाँ पे कि मेरा आंसर प्लस का 8 आए, यानी 11 में कुछ घटना चाहिए लगता है प्लस का 8 आएगा। यहाँ में क्या रखूँगा -3 घटा दूँ, यहाँ में घटाऊंगा प्लस करूँगा माइनस से लूँगा क्या आएगा माइनस के 3 आए। अब करो अगर 11 में से माइनस के 3 गए क्या आएगा प्लस का 8, ये प्लस का ये प्लस का, तो अपन ने क्या रखा ये -3 या आप अंदर रखना चाहेंगे कि -3 रखने पर क्या आ जाएगा प्लस का 8 इधर भी आएगा प्लस का 8 इधर भी आएगा। देखो जब तक सवाल को अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। इसी के लिए देखो ये सवाल प्रश्नावली एक अपने खत्म हो चुकी है। आगे देखते हैं। इसी कड़ी में मैंने आपको नियम सब पढ़ा दिए थे, नियम के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी कि गुणात्मक तत्सम क्या होता है, योजित तत्सम क्या होता है, शून्य से गुणन क्या होता है, ये सभी जानकारी आपको होनी जरूरी है, ठीक है। शून्य से गुणन क्या होता है, किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है शून्य प्राप्त होता है, ये कौन सा नियम हो जाएगा शून्य से गुणन हो जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में अपन आगे चलते हैं। वितरण गुणधर्मों के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। उदाहरण भी है इसके अंदर, आपको उदाहरणों की प्रैक्टिस बहुत जल्दी करनी है, ठीक है। इसके बारे में आगे चलते हैं। प्रश्नावली 1.4 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये 2 सवाल देख लेते हैं।
प्रश्नावली 1.4 के बारे में। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। सवाल नंबर पहला देखिए, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक का मान ज्ञात करना, ठीक है। सवाल नंबर पहला ही देखिए, ये क्या कह रहा है, -30 भाजक 10, -30 में भाजक आपको 10 करना है, यानी माइनस की संख्या के अंदर भाग लगाना है प्लस की संख्या का। आपको पता होना चाहिए, देखो इधर ये -30 है और नीचे क्या है, प्लस की संख्या का भाग लगाना है। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब माइनस की संख्या हो और प्लस की संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। मैंने बताया था, तो आपका सीधा आंसर तो क्या है, माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इतना अगर मैं -2 में भाग लगाऊंगा क्या है, -3। ये हो गया सवाल में पहले का आंसर। तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई उलझना नहीं है, आराम से हल करना है, ठीक है। अब देखो इसी गणित में सवाल नंबर तीसरा देखो, सीधे इसके अंदर कुछ भी नहीं, -36 में भाग लगाना है आपको, -9 का, किसका भाग लगाना है, -9 का। देखो इधर में भाग लगा, -36 में आपको भाग लगाना है -9 का। मैंने क्या बताया, माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग लगाना तो क्या आता है, प्लस की संख्या, यानी माइनस की संख्या माइनस की संख्या करके और 9 का भाग लगाना, 9 का भाग लगाना क्या आएगा, 4 9 36। ये आपका सी हो गया। इसी गणित में एक और लास्ट देख लीजिए, इसका सवाल नंबर ई देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है, लास्ट देख लीजिए, बाकी आप करने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा कल। ई लास्ट देख लीजिए आप, 13 भाजक औसत -2 + 1। अब देखो इसको हल करो, ये इसको पहले हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसी आ जाए संख्या, जो ऐसे क्वेश्चन वाला आ जाए, सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन कर देना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा क्वेश्चन क्या, -2, इसको हल करा देखो, 13 भाजक -2 क्वेश्चन कुछ नहीं, आगे कितने बार प्लस है, माइनस का बड़ा प्लस से होगा क्या है, -2 ये प्लस का 1। आगे अगर हम देखो इसी कड़ी में आगे 13 भाजक -2 प्लस के और प्लस का 1, संख्या किसकी बड़ी है, -2, 2 बड़े, निशान किसका है, माइनस का, और ये 1, ठीक है। इसी कड़ी में देखो 13 भाजक -1, माइनस का -1 का भाग लगाना है। अब हमेशा मैंने बताया कि किसी भी प्लस वाली संख्या के अंदर माइनस की संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी। और 1 का मैं अगर 13 में भाग लगाता हूँ तो क्या आएगा, -13, ठीक है। अब देखो ये 1.4 के सवाल पर अपन ने 5 देखिए, ए सी और ई, 3 सवाल लिखे। अगले जो सवाल बाकी है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। 1.4 का सवाल नंबर ई हो गया है, 5वां। उसके बाद एफ और जी आप करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं कल क्लास में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। अपना लेसन चल रहा था, दूसरा लेसन नए राजा एवं उनके राज्य, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से राष्ट्रकूटों ने जो है, दंती दुर्ग ने जो है कि अपने साम्राज्य को कैसे उन्होंने विस्तार किया था। उसी प्रकार से अपन ने अगले टॉपिक में पढ़ा था कि भाई सुल्तान जो था, अफगानिस्तान का जो शासक था सुल्तान महमूद गजनवी, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था। उसने उपमहाद्वीप को लूट करके जितना भी सोना था अपने देश ले गया और वहाँ जा कर के उसने अपनी राजधानी गजनी का उसने विस्तार किया था। उसके आगे फिर अपन ने पढ़ा था थोड़ा सा कि चहमानों ने यानी कि चौहानों ने, उनका क्षेत्र जो था दिल्ली एवं अजमेर के जो आसपास का जो क्षेत्र था वो चौहानों का क्षेत्र कहलाता था। उन लोगों ने क्या करा था, चौहानों ने, कि पश्चिम में से गढ़वालों को है ना हरा करके उन्होंने अपने राज्य में उन्होंने मिला लिया था। चालुक्यों यानी कि गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल जो थे, उन लोगों को उन्होंने हरा करके उनका जो क्षेत्र था वो अपने हिस्से में उन्होंने मिला दिया और अपने राज्य के साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उसमें से जो मुख्य जो चौहानों का जो मुख्य राजा जो था वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये जो बना था ये प्रतापी शासक था, साहसी था, वीर था, है ना। इसका समय था उस समय 1168 से लगा करके 1192 तक का इसका
समय काल रहा, यानी कि इतने वर्ष तक इसने यहाँ पर शासन किया था। उसी प्रकार से इसने मोहम्मद गोरी नामक एक सुल्तान था, अफगानिस्तान का जो शासक था, उसने क्या करा, सन 1191 के अंदर, मैंने प्रश्न भी दिया था ये युद्ध कब कब हुआ था, 1191 में इसने युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने क्या करा, 1192 में फिर अगले वर्ष इसने फिर से युद्ध किया, उसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बाद में उसके समय में जो था वो सारा इसने अफगान लेकर के चला गया था ये। अब आता है अपने इसके बाद में चोल राज्य। चोल राज्यों का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, इसमें देखिए एक ये मानचित्र दिया हुआ है अपने इसमें देखिए ये पूरा जो अभी अपने भारत का जो दक्षिणी हिस्सा जो है, उपमहाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा जो है, ये सारा क्या है, यहाँ पर चोल वंश के राज्य शासकों का राज्य था। इन्होंने धीरे धीरे कर करके इसको पूरा इतना बना दिया। इनका ये जो था ये उरेयूर, तंजावुर, ये उरेयूर जो है ये यहाँ पर इनकी छोटी सी सत्ता थी। चोल वंशों की जो सत्ता थी उरेयूर में छोटी सी थी। इसके बाद में उरेयूर से इन्होंने तंजावुर तक इन्होंने बढ़ाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सारे छोटे छोटे शासकों को हराते हुए उन्होंने क्या करा, पूरा जो दक्षिण का जो हिस्सा है वो पूरा अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखिए चोल वंश जो था सत्ता में कैसे आया। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि ये एक पूरा साम्राज्य है, ये एक बड़ा साम्राज्य है, ये इसमें एक राजा का पूरा शासक है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे छोटे छोटे बहुत सारे शासक क्या करते हैं, छोटी छोटी शासकों की सत्ता हुआ करती थी, है ना। इसमें इसी प्रकार से एक पल्लव वंश की सत्ता, ये जैसे कि पल्लव वंश, ये अपने आ गया जैसे कि पल्लव वंश की सत्ता थी ये छोटे से राज्य में। फिर इसमें थी ये यहाँ पे आए इधर से चोल वंश। चोल वंश जो है इसने क्या करा, ये यहाँ छोटी सी थी और इधर जो थी एक मुट्टरियार ये थे, है ना। तो इसने क्या करा, ये मुट्टरियार जो थे इस पल्लव वंश के मातहत थे, यानी कि पल्लव वंश के अधीन में रहा करते थे। जैसे कि अपन ने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भूस्वामी हुआ करते थे, सामंत थे, धनी वर्ग थे, व्यापारी वर्ग थे, ना, ऐसे वर्ग थे। वो क्या करते थे, जो शासक हुआ करता था उसके मातहत होते थे, यानी कि उसके अधीन रहा करते थे। वो वहाँ जा कर के उनके पूरे दरबार में हमेशा हाजिरी लगाते थे, है ना। उनके वहाँ जा कर के जैसे भी कुछ उनको पुरस्कृत करते थे, राजा को पुरस्कार स्वरूप कुछ चीज़ें भेंट करते थे। तो उस समय ये मुट्टियार जो थे ये पल्लव वंश के ये इनके अधीन थे ये लोग, यानी कि उनका शासन था वहाँ पे। फिर चोल वंश ने क्या करा, इस पल्लव वंश के ऊपर आक्रमण कर दिया था, यानी कि पूरे जो राज्य था इन्होंने आकर के इसको क्या कर लिया था, हड़प लिया था, है ना। इनको दोनों को इन्होंने हरा दिया और वहाँ पर जो है वो अपनी नींव रख दी थी उरेयार के अंदर। कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता थी। डेल्टा यानी कि कावेरी का जो मैदान था, कावेरी डेल्टा के अंतर्गत ये जो बना था ये मैदान था, इसमें साम्राज्य में इनका शासन था। फिर बाद में इन्होंने आकर के जो मुख्य साम्राज्य जिसका था पल्लव वंश का, उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और इन सबको हरा करके वहाँ पर चोल वंश की नींव इन्होंने रख दी थी। फिर वे कांचीपुरम के पल्लव के राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार ने विजयालय 9वीं सदी में मुटियारों को हरा करके डेल्टा पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। यानी कि ये कांड कौन सी शताब्दी में हुआ था, 9वीं शताब्दी के अंदर उरेयूर में चोल राजाओं ने मुट्टियारों को हरा करके, पल्लव वंश को हरा करके उन्होंने अपनी नींव रख दी थी। अब इन्होंने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भु सूदनी देवी का मंदिर भी इन्होंने वहाँ पर बनवाया था। इसका जो मुख्य राजा जो था विजयालय के उत्तराधिकारियों ने, यानी कि जो परिवार जो था, विजयालय जो परिवार था, इलाकों को जीता और उसका राज्य क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों के अंदर बढ़ता ही
चला गया था। फिर इन्होंने इसका जो शासक जो बना था वो था राज प्रथम। राज प्रथम जो था वो चोल वंश का प्रथम शासक बना था। इसको याद रखना, राज प्रथम जो था वो चोल वंश का प्रथम शासक था। वो बहुत शक्तिशाली था, साहसी था, वीर था। उसका समय 985 में वो राजा बना था और उसमें ज़्यादातर क्षेत्रों को उसने अपने नियंत्रण में कर लिए थे, साम्राज्य को अपने अंतर्गत उसने मिला लिया था और इस प्रकार से उसने नए साम्राज्य के पुनर्गठन किया था। अब देखिए इसकी यानी कि राज प्रथम की नीतियों को वापस कंटिन्यू रखते हुए, है ना, नीतियों को उसने जारी रखते हुए इसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम जो था उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों पर भी इसने हमला किया और उनको भी अपने नियंत्रण में इसने रख लिया था। इन अभियानों के लिए यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को जीतने में और श्रीलंका को जीतने के लिए इसने अभियान के अंदर जो ये जल सेना भी उसने बनाई थी। जल सेना का किसने बनाई थी? तो राजेंद्र प्रथम ने, चोल वंश का जो शासक था राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम का पुत्र था, उसने ये सेना बनाई थी। फिर देखिए चोल वंशजों की भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। देखो चोल वंश की विशेषता है कि बहुत सारी मंदिरों, अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाना, अच्छी कांसे की यानी कि कांसे की मूर्तियाँ बनवाना, ये इनकी भव्यता थी। बहुत अच्छी तरह से यानी कि नंबर 1 माना जाता था इनकी मूर्तियाँ जो अभी भी अपने को वर्तमान में भी कहीं देखने को मिलती है तो वो बहुत सुंदर है। इसमें देखिए राज जो था राजेंद्र प्रथम द्वारा और राजा राज के द्वारा बनवाए गए मंदिर तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कारिक भी है, यानी कि बहुत भव्यता है उनकी मूर्तियों के अंदर। अब देखिए चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास में विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। अब वो केंद्र किस प्रकार से बन गए थे? जैसे कि राजा महाराजा जो मंदिर बनवाया करता था वो बहुत भव्य हुआ करते थे। उस समय क्या है कि जो धनी वर्ग हुआ करते थे, व्यापारी होते थे या सामंत वर्ग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनको ज़मीन दिया करते थे, यानी कि भूमि पुरस्कृत किया करते थे। अब उनकी भूमि पुरस्कृत करने के साथ साथ क्या है कि वहाँ पर जो मंदिरों के आसपास की जो भूमि हो जाती थी वो क्या है, कृषि योग्य भूमि बन जाती थी। तो अब उस भूमि के अंदर खेती करते थे तो उससे क्या है कि जो आमदन होती थी, खेती अगर करेंगे तो अपने को उत्पादन भी मिलेगा, है ना। तो वो क्या करते थे, जो भी आता उस मंदिर के खर्चे में लगाते थे। मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए मंदिर के अंदर ही उसका खर्चा किया कर दिया था। इस प्रकार से बहुत सारे जो थे आर्थिक दृष्टि से भी थे, सामाजिक से भी थे और सांस्कृतिक रूप से भी लोग क्या करने लगे, वहाँ पर मंदिर के आसपास में बस्तियाँ बना लिया करते थे। बस्तियों के अंदर वो लोग रहते थे। उसमें देखे थे पुरोहित भी थे, मालाकार भी थे, बावर्ची भी थे। पुरोहित थे जो वो पंडितों का काम करते थे, मालाकार जो थे वो माला बना करके बेचने का काम करते थे। उसी प्रकार से बावर्ची जो हुआ करते थे वो वहाँ पर रसोइये का काम किया करते थे और संगीतकार, नर्तक इत्यादि वहाँ पर उस समय उस बस्तियों के अंदर रहा करते थे। इस प्रकार से उनकी मंदिरों की है, मूर्तियों की ही भव्यता बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। तो इसके आगे अभी अपने अधूरा भी है, पर कोई बात नहीं, अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।